हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं लेकर 11th क्लास के जेईई एस्पिरेंट्स के लिए केमिस्ट्री का एक और इंपॉर्टेंट, एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन लेके, जिसमें हमने चैप्टर जो नया स्टार्ट किया स्टेट्स ऑफ मैटर, उस पे एक और नया टॉपिक मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैसेस हम डिस्कस करेंगे। और भैया नए स्लाइडर के साथ, नई तरंगे, नई उमंगों के साथ ये नए टॉपिक का आगाज करेंगे, यानी कि मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैसेस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या होती है मोलार हीट कैपेसिटीज ऑफ आइडियल गैसेस। और हर बार की तरह जैसे आपको पता है कि मोलार हीट कैपेसिटी के बाद हम लोग डीपीपी भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ाना उद्देश्य नहीं है। क्योंकि कोई भी टॉपिक जो है वो 100% कब हमें समझ में आता है, जब हम थ्योरी के बाद तुरंत इसके सवाल लगाए, तुरंत इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। और क्वेश्चन आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर आपको मिलते हैं डीपीपी के फॉर्म में, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के रूप में। तो इस पर्टिकुलर थ्योरी के बाद आपको डीपीपी यहां पर मिलेगी। और इतना ही नहीं, गाड़ी यहीं पर नहीं रुकेगी। आपको पता है आईआईटी जेईई में इतनी सारी चीजें होती हैं जो किसी के पेड कोर्स में भी नहीं होती। उससे ज्यादा चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जिसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस शामिल है। लगभग 250-300 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शामिल है। 250-300 हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि पिछले कुछ सालों में जो आईआईटी में, कुछ मतलब 20-25-30 सालों में जो आईआईटी में सवाल पूछे गए हैं इस चैप्टर से, वो सब चैप्टर के वो सब सवालों को एक एक करके हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। हर चैप्टर के बाद ये होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर जो अभी चैप्टर चल रहा है उसके बाद भी ये चीज हम करेंगे। फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आपको बहुत जल्दी एक नया फीचर मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर मिलेगा, जहां पर आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हो और ऑल इंडिया रैंक पर, एक ऑल इंडिया लेवल पर अपनी एक वर्चुअल रैंक देख सकते हो। क्या आज आप आईआईटी का पेपर दोगे तो आपकी क्या रैंक आएगी। उसके अलावा लाइव डाउट सेशंस होंगे, वन शॉट रिवीजन्स होंगे। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट के प्लेटफॉर्म पर। और ये सारी चीजें यूट्यूब के साथ साथ वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। वेबसाइट आपको पता है www.magnetbrains.com पर आपको जाना है और इन सभी चीजों को एक्सेस करना है। और भैया ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है, कोई कुछ बाय नहीं करना। 100% आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट, यहां पर आपको पूरा जो एजुकेशन है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो है कौन सा, मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैसेस। तो पहले तो तुम ये समझ लो, ये बात समझ लो, ये टॉपिक जरूर स्टेट्स ऑफ मैटर में है, लेकिन इसको और डिटेल्ड फॉर्म में हम एक और बार पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स नाम के चैप्टर में। अभी फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 11th का ही चैप्टर है वो, थर्मोडायनेमिक्स। उसमें हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है इस टॉपिक पर बेस्ड, तो वो न्यूमेरिकल भी हम इवन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन फॉर द टाइम कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ आइडियल गैसेस, क्योंकि आइडियल गैसेस पर चर्चा कर रहे हैं तो उसकी कुछ मोलार हीट कैपेसिटी होती है, उसका एक ब्रीफिंग आपको दे रहे हैं यहां पर। बट दिस इज जस्ट अ ब्रीफिंग, क्योंकि इस चैप्टर में तो कई जगह ये इस चैप्टर में दिया ही नहीं है टॉपिक। बट चूंकि आइडियल गैस से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए मुझे पर्सनली लगा कि भैया यही सही टाइम है, इस टॉपिक को आइडियल गैस में ही हमें रखना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली क्या होती है मोलार हीट कैपेसिटी, कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके के इसके न्यूमेरिकल आएंगे, ये सारी बातें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर आपको मिलेगा उसमें आपको इसका टॉपिक अलग से दिखेगा, मोलार हीट कैपेसिटी का। बट फिलहाल अभी थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं, ब्रीफिंग की बात कर रही है तो ब्रीफ करते हैं आपको मोलार हीट कैपेसिटी। देखो, मोलार वर्ड तो छोड़ो, हीट कैपेसिटी क्या होती है ये समझो। पहली बात तो हीट कैपेसिटी क्या होती है। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मैंने कोई सब्सटेंस रखा है। सब्सटेंस में इंश्योर करूंगा कौन क्या होगा, गैस होगी, जिसको मैं आइडियल गैस मान लूंगा, क्योंकि मैं मान लूंगा कि वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। क्योंकि मेरे को सिस्टम में जो रखना है, मुझे कंटेनर में जो रखना है वो गैस ही रखना है। क्योंकि ये जो मेरा चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें मैं जो अभी स्पेसिफिकली पढ़ रहा हूं वो पढ़ रहा हूं गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसलिए मेरे पास जो कंटेनर होगा उसमें जो भी हम उसमें सब्सटेंस रखेंगे, इट शुड बी गैसियस इन नेचर। और उस गैस का मैं आइडियल बिहेवियर कंसीडर करके चलूंगा। उस गैस को मैं ये मानकर चलूंगा कि वो आइडियल बिहेवियर दिखाएगी। ठीक है, चलो, तो ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हर बार की तरह मेरे पास ये एक आइडियल गैस है,
ये एक आइडियल गैस है, ये रहा कंटेनर, और इस कंटेनर में मेरे पास हर बार की तरह एक ये आइडियल गैस है, ये आइडियल गैस है। क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज एन आइडियल गैस। अब ये आइडियल गैस मान लेते हैं फिलहाल एक टेम्परेचर पे है, एंड लेट द टेम्परेचर इज T डिग्री सेल्सियस। T डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर, मतलब इस आइडियल गैस का भी फिलहाल एक टेम्परेचर है विच इज बेसिकली T डिग्री सेल्सियस। T डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। अब क्या करेंगे हम? हर बार की तरह इसे हीट करेंगे। हीट कैपेसिटी समझा रहा हूं, ध्यान से सुनते हुए चलना। अब हर बार की तरह हम इससे हीट करेंगे। कितनी हीट इसको हमें देनी पड़ेगी सो दैट इसका टेम्परेचर राइज हो जाए बाय 1 डिग्री सेल्सियस, सो दैट इसका टेम्परेचर राइज हो जाए बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अब मान लीजिए टेम्परेचर पहुंच गया T+1 डिग्री सेल्सियस पर। अब मान लेते हैं टेम्परेचर पहुंच गया T+1 डिग्री सेल्सियस पर। तो कितनी हीट हम दें ताकि जो टेम्परेचर अभी गैस का कितना है T डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये पहुंच जाए T+1 डिग्री सेल्सियस पर। बोले तो इसमें 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर का राइज अगर हो जाए तो कितनी हीट हम दे रहे हैं ऐसे राइज के लिए, कितनी हीट हम दे रहे हैं इस राइज के लिए, वो हीट विल बी कंसीडर्ड एज हीट कैपेसिटी, विल बी कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। ये होती है सिंपल हीट कैपेसिटी। क्या कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, यहां पर स्पेसिफिकली आइडियल गैस है आपके पास, उसको कितनी हीट आप दो ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज हो जाए। अच्छा, जो 1 डिग्री सेल्सियस का राइज है बच्चों, वो याद रखना वो 1 केल्विन का भी राइज माना जाएगा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन ऑल्सो। क्योंकि 1 डिग्री राइज अगर सेल्सियस में हो रहा है तो एक केल्विन में भी होगा, क्योंकि सेल्सियस और केल्विन में जो चेंज होगा वो सेम होगा। तो अगर आप किसी भी सब्सटेंस को हीट दे रहे हो जिससे उसका टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ जाए, अब 1 यूनिट वो 1 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, या वो 1 यूनिट 1 केल्विन हो सकता है, बट होगा 1 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट से टेम्परेचर बढ़ जाए देन इट विल बी कंसीडर्ड एज heat capacity. So the amount of heat transferred to this particular substance, specifically to this ideal gas, to raise its temperature by 1 unit, to raise its temperature by 1 unit, then that heat is known as heat capacity. It is the heat gained by an ideal gas to raise its temperature by 1 degree Celsius is called as heat capacity. तो मैं पहले heat capacity की definition लिख देता हूं। अभी हमने मोलार heat capacity नहीं पढ़ा, अभी हमने सिर्फ heat capacity पढ़ा। अभी मैं मोलार में स्पेसिफाई कर दूंगा, लेकिन heat capacity की क्या definition हो गई? क्या definition हो गई? amount of heat gained। अच्छा, ये गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है, दोनों बातें। क्योंकि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हो तो ये गेन करेगा, अगर 1 डिग्री सेल्सियस से घटा रहे हो तो ये लॉस करेगा। बट जनरली हम लोग इसको गेन के टर्म्स में ही देखेंगे, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं भाई 1 डिग्री सेल्सियस से हमें बढ़ाना है। ऐसा हालांकि जरूरी नहीं है, क्योंकि आप चेंज बोलते हो 1 यूनिट को, तो चेंज तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बट इन जनरल जो हम जनरल टर्म्स में बात करते हैं वो हम हमेशा ये कहते हैं कि हमें 1 डिग्री बढ़ाना है, और बढ़ाना है तो फिर तुम्हें इसको हीट देनी पड़ेगी। मतलब ये सिस्टम, आइडियल गैस का सिस्टम हीट को गेन करेगा, तो हम गेन के टर्म्स में डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय एन आइडियल गैस टू रेज इट्स टेम्परेचर, to raise its temperature by 1 unit, to raise its temperature by 1 unit, ये 1 unit 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और 1 केल्विन भी हो सकता है। So to raise its temperature by 1 unit, it can be 1 degree Celsius or 1 Kelvin, then it is known as, it is known as heat capacity। सिर्फ इसको हम heat capacity कहेंगे। ये हो गई फिलहाल हमारी heat capacity। So this will be termed as heat capacity। तो कितनी हीट आप किसी भी सिस्टम को दोगे
इंश्योर करना सिस्टम आइडियल गैस हो, क्योंकि ये चैप्टर गैसियस स्टेट पर है और वो भी खासतौर से आइडियल गैस पर है। तो कितनी हीट आप किसी आइडियल गैस को दोगे ताकि उसका टेम्परेचर 1 यूनिट से बढ़ जाए, अब वो यूनिट 1 डिग्री सेल्सियस कह लो या 1 केल्विन कह लो, उससे बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। तो ये हीट कैपेसिटी होगा। क्लियर हो गया हीट कैपेसिटी? अब सवाल है कि हमें हीट कैपेसिटी नहीं पढ़ना, हमें मोलार हीट कैपेसिटी पढ़ना है। तो अब मोलार हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया? क्या अभी मैंने हीट कैपेसिटी में इस आइडियल गैस का कोई मास या कोई अमाउंट स्पेसिफाई किया है? पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो। क्या मैंने इसका कोई मास या कोई अमाउंट, कोई भी अमाउंट मैंने इसका डिफाइन किया है? पढ़ो, अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय एन आइडियल गैस, बाय एन आइडियल गैस, जनरल लिखा है बाय एन आइडियल गैस। कितनी आइडियल गैस होनी चाहिए इसका जिक्र नहीं किया। कितने अमाउंट की आइडियल गैस होनी चाहिए इसका मैंने जिक्र नहीं किया। कितना मास होना चाहिए आइडियल गैस का ये मैंने नहीं बोला। तो इसलिए मैंने सिंपल हीट कैपेसिटी बोला है, इट इज जनरल हीट कैपेसिटी। लेकिन अगर अब मैं स्पेसिफाई कर दूं अमाउंट ऑफ आइडियल गैस कि इतना अमाउंट है आइडियल गैस का और अब इसको जितनी हीट देंगे ताकि इसका टेम्परेचर 1 यूनिट से बढ़ जाए, तो वो एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, एक पर्टिकुलर हीट कैपेसिटी होगी। तो अब वो अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सी हीट कैपेसिटी होगी। तो अब मैं इसका अमाउंट, आइडियल गैस जो इस कंटेनर के अंदर भरी हुई है उसका अमाउंट डिफाइन कर देता हूं और वो अमाउंट बोल देता हूं 1 मोल। वो अमाउंट बोल देता हूं 1 मोल। क्या बोल देता हूं? 1 मोल। तो अब तुम डेफिनेशन देखना। अब ये आइडियल गैस जो है ये एक स्पेसिफिक अमाउंट पे है, अमाउंट की है। कितना अमाउंट है? 1 मोल। तो अब तुम डेफिनेशन सुनना, अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड by 1 mole of an ideal gas, amount of heat gained by 1 mole of an ideal gas to raise its temperature by 1 unit, to raise its temperature by 1 unit, that 1 unit can be 1 degree Celsius or 1 Kelvin, is known as molar heat capacity. So now this heat capacity will be called as molar heat capacity. अब ये heat capacity आपकी molar heat capacity कहलाएगी सिंपल शब्दों में। समझे? क्यों मोलार? क्योंकि 1 मोल तुमने आइडियल गैस का अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया, 1 मोल है भाई। सो इट इज कॉल्ड एज मोलार हीट कैपेसिटी। मोलार हीट कैपेसिटी सिंपल शब्दों में। क्या मेरी बात संपट पड़ी? क्लियर हो गया? सो दिस इज कॉल्ड एज मोलार हीट कैपेसिटी। तो यहां देखेंगे, specific heat capacity of a substance is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance through 1 degree Celsius। अभी ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया है। मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी हीट कैपेसिटी से, उसके बाद मैंने मोलार हीट कैपेसिटी बता दी। एक और हीट कैपेसिटी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसमें क्या होता है? उसमें सब्सटेंस आइडियल गैस का भी अमाउंट फिक्स होता है, लेकिन वो 1 मोल नहीं होता, वो 1 ग्राम होता है, यूनिट मास। तो उसको आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह देते हो। क्या कह देते हो आप उसको? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब मास कितना हो जाता है? 1 ग्राम। 1 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम मास हो जाएगा तो हम उस वर्ड को बोल देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब तुम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन सुनो मेरे मुंह से। द अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस। अब मैंने 1 ग्राम बोल दिया, 1 मोल नहीं बोल रहा, 1 ग्राम बोल रहा हूं। टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, देन दैट हीट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो उसको अपन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल देंगे। मतलब यहां पर कैच क्या है? यहां पर मास जो है वो 1 ग्राम होगा, स्पेसिफिक होगा। थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज कैलोरी। स्पेसिफिक हीट जनरली कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैलोरीज में आएगा, बट ये स्पेसिफिक हीट हो गया। हीट कैपेसिटी में कोई अमाउंट डिफाइन नहीं हुआ है। आइडियल गैस बस आइडियल गैस है, बस बोल दिया है कितना भी अमाउंट हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज सिंपली कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। बट स्पेसिफिक वर्ड कब आएगा? जब 1 ग्राम लग जाएगा। और स्पेसिफिक को हटा के मोलार कब आ जाएगा? जब आइडियल गैस 1 मोल हो जाएगी। जब आइडियल गैस 1 मोल हो जाएगी तो मोलार हीट कैपेसिटी हो जाएगा। सो देखो, मोलार हीट कैपेसिटी देखो, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ये देखो 1 मोल स्पेसिफिकली आ गया। ये कैच है 1 मोल, 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज मोलार हीट कैपेसिटी। इसको अपन मोलार हीट कैपेसिटी कहेंगे। तो बेसिकली अपने पास हीट कैपेसिटी जनरल होती है, हीट कैपेसिटी जनरल होती है,
आपके पास एक हीट कैपेसिटी होती है जनरल, जिसमें अमाउंट डिफाइन नहीं होता, बट अगर अमाउंट डिफाइन कर दो तो हीट कैपेसिटीज आपकी दो हो जाती हैं। एक हो जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक हो जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और एक हो जाती है मोलार हीट कैपेसिटी। ये है मेन चीज, एक हो जाती है मोलार हीट कैपेसिटी। तो एक हो जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक हो जाती है मोलार हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है? सिंपल 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से राइज करना टेम्परेचर आइडियल गैस के कुछ मास को। कितने मास को कुछ नहीं बताया है, कितने मोल्स को कुछ नहीं बताया है, मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक मास और मोल, नो स्पेसिफिक मास और मोल। जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में स्पेसिफाइड है, क्या स्पेसिफाइड है? उस आइडियल गैस का मास कितना होगा? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम किसी भी आइडियल गैस को आप कितनी हीट दोगे ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, तो वो हीट की वैल्यू आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के क्या लाई जाएगी, मतलब आप उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह दोगे। तो यहां पर मास स्पेसिफिक है, तो इट इज हैविंग अ स्पेसिफिक मास, और स्पेसिफिक मास कितना है यहां पर? दैट इज 1 ग्राम। मास स्पेसिफिक है कि जो मास होगा वो 1 ग्राम होगा, 1 ग्राम होगा। जबकि इसमें मास स्पेसिफिक नहीं है, मोल्स स्पेसिफिक है, तो इट विल बी हैविंग स्पेसिफिक मोल्स। वो मोल्स कितने होंगे? अगेन इट विल बी 1 मोल, अगेन इट विल बी ओनली 1 मोल। सो दैट इज स्पेसिफिक मोल। 1 मोल होगा, 1 मोल। तो दिस इज कॉल्ड एज मोलार हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक मोल। तो कोई भी आइडियल गैस हो, अगर 1 मोल है तो 1 मोल आइडियल गैस कितनी हीट लेगी जिससे वो अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा ले, वो उसकी मोलार हीट कैपेसिटी होगी। और 1 ग्राम है तो वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। बस अमाउंट को स्पेसिफाई कर दिया और कोई बात नहीं है। तो ये हीट कैपेसिटीज होती हैं। अब हालांकि इन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज या मोलार हीट कैपेसिटीज भी 2 तरीके की होती हैं, मतलब फर्दर इनके 2 डिवीजन है, वो क्या है वो अपन चर्चा करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि मोलार हीट कैपेसिटी हम कैसे निकालें? तो स्पेसिफिक हीट क्योंकि 1 ग्राम के लिए है, तो आप स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस से, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो मोलार मास दिखाएगा। ये जो बेसिकली होगा ये मोलार मास होगा, और मोलार मास से मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब 1 मोल की गैस के लिए स्पेसिफिक हीट निकाल रहे हो, और 1 मोल के लिए गैस के लिए जो निकालोगे वो मोलार हीट कैपेसिटी कहलाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज मोलार हीट कैपेसिटी। तो मोलार हीट कैपेसिटी इज कॉल्ड एज कैन बी कैलकुलेटेड एज स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलार मास, क्योंकि स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम के लिए है, लेकिन हर आइडियल गैस का जो मोलार मास है, मतलब वो मास जिस पे वो 1 मोल कहलाए, वो मास सबका अलग अलग है। तो अगर मुझे 1 ग्राम को कितनी हीट चाहिए ये पता चल जाए, तो मैं 1 मोल को जितनी हीट चाहिए वो निकाल सकता हूं, क्योंकि 1 मोल के लिए कोई स्पेसिफिक मास होगा, बस उसी मास को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 ग्राम को इतनी हीट चाहिए, और 1 मोल के ग्राम के बराबर इतना ग्राम होता है, तो इतने को इतनी हीट चाहिए, टोटल मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 1 मोल को कितनी हीट चाहिए, 1 मोल आइडियल गैस को कितनी हीट चाहिए, एक टेम्परेचर बढ़ाने से, 1 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने से, वो मुझे यहां मिल जाएगा मोलार हीट कैपेसिटी, वो मुझे यहां मिल जाएगा मोलार हीट कैपेसिटी। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज मोलार हीट कैपेसिटी। क्लियर हो गया? सो दिस इज हीट कैपेसिटी बिकॉज ऑफ 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय द मास at which we can say that the ideal gas is 1 मोल। तो उस मास से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मोल को कितनी हीट चाहिए वो वैल्यू आएगी, यानी कि मोलार हीट कैपेसिटी की वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया? तो दिस इज कॉल्ड एज मोलार हीट कैपेसिटी। मोलार हीट कैपेसिटी जनरली सीएम से डिनोट करते हैं, सीएम मोलार हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी से डिनोट करते हैं, सिंपल। तो बेसिकली हम कह सकते हैं सीएम इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी इनटू मोलार मास, 1 मोल वाला मास इनटू मोलार मास। ये हम फॉर्मूला कह सकते हैं इन शॉर्ट, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर हो गया फॉर्मूला?
सारी चीजें क्लियर हो गई? तो दिस विल बी अवर फॉर्मूला जो यहां पर हमें बनता हुआ दिखाई देगा। डन? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरे पार्ट का, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे इस पार्ट का। ओके, नेक्स्ट इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे और चर्चा करना। अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो कंडीशंस पे दी जा सकती है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक कांस्टेंट प्रेशर पे। क्या कब क्या कहलाएगी चर्चा करेंगे उस बात पर, और उससे हमें क्या डेटा मिल सकता है, क्या डिटेल मिल सकती है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्लियर है, मोलार हीट कैपेसिटी क्लियर है, मोलार हीट कैपेसिटी से स्पेसिफिक हीट से मोलार हीट कैपेसिटी कैसे निकलेगी ये भी क्लियर है। फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला में समझ में भी आ गया है। अब लेकिन होता क्या है, जो गैसेस हैं उनके लिए हीट कैपेसिटी दो प्रकार से निकाली जा सकती है, क्योंकि जब आप किसी भी आइडियल गैस को हीट देते हो तो कोई एक कंडीशन रखते हो, या तो कंडीशन होगी कांस्टेंट प्रेशर की, या कंडीशन होगी कांस्टेंट वॉल्यूम की। या तो कंडीशन होगी कांस्टेंट प्रेशर की, या फिर कंडीशन होगी कांस्टेंट वॉल्यूम की। एक कोई कंडीशन होगी, बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन होगी, और दोनों कंडीशंस जो अलग अलग मैंने बताई हैं उस पे आप ये मानोगे कि अलग अलग हीट कैपेसिटीज की वैल्यू आएंगी। इवन डिनोशन जो होगा वो भी अलग होगा हीट कैपेसिटी का। बात करते हैं। फॉर गैसेस देयर आर टू वैल्यूज ऑफ मोलार हीट्स। मोलार हीट्स की दो वैल्यूज हैं। गैस तो एक मोल है, गैस के अमाउंट को हम नहीं छेड़ रहे। हमने कहा भैया एक आइडियल गैस है, कंटेनर में रख दो, अब इसको हीट देंगे, लेकिन इंश्योर करो वो जो आइडियल गैस उस कंटेनर में रखी है वो 1 मोल है। कितना मोल है? 1 मोल है। अब तुम इसको हीट करो, लेकिन एक काम करो, हीट करने से पहले इसका प्रेशर कांस्टेंट रख दो, मतलब प्रेशर चेंज मत करना। अब प्रेशर चेंज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम फिर चेंज होगा, क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम को बदलना पड़ेगा। तो वो हीट कैपेसिटी जो होगी दैट इज कॉल्ड एज मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखा ना। या फिर तुम वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, भैया वो कंटेनर है उसमें 1 मोल आइडियल गैस है, उसको हीट देना है, लेकिन हीट देने से पहले उसका वॉल्यूम फिक्स कर दो, मतलब उसके ऊपर जो लिड लगाई है उसको फिक्स कर दो, उसको चिपका दो, उसको स्टिक कर दो, उसको इंटैक्ट कर दो, कहीं वो मूव ना हो, मूव नहीं होनी चाहिए। अब मूव नहीं होगी तो वॉल्यूम तो फिक्स हो गया, लेकिन फिर प्रेशर बढ़ेगा, जितनी हीट देते जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, तो फिर प्रेशर को बदलना होगा अगर वॉल्यूम को फिक्स रखना है तो। लेकिन अगर वॉल्यूम फिक्स है तो उस कंडीशन पे वी कॉल्ड इट एज मोलार हीट कैपेसिटी। मोलार क्यों? क्योंकि 1 मोल आइडियल गैस है, इसलिए मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये कहलाएगी। और हीट कैपेसिटीज जो होती है वो सी से डिनोट करते हैं जनरली, मोलार तो सीएम से करते हैं, लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर आता है तो सीपी बन जाता है, सी और सबस्क्रिप्ट में पी, और कांस्टेंट वॉल्यूम आता है तो सीवी बन जाता है, सी और सबस्क्रिप्ट में वी। ये चीज होती है। सो फॉर गैसेस देयर आर टू वैल्यूज ऑफ मोलार हीट्स। दो वैल्यूज है मोलार हीट्स की, दैट इज मोलार हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलार हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिनोटेड बाय सीपी एंड सीवी रेस्पेक्टिवली। मतलब आपके पास जो मोलार हीट कैपेसिटी है, जो मोलार हीट है जो आप 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए 1 मोल गैस को देते हो, वो दो कंडीशंस पे दे सकते हो। वो दो कंडीशंस पे दे सकते हो, एक एट कांस्टेंट प्रेशर पे दे सकते हो, एट कांस्टेंट प्रेशर पे दे सकते हो, दूसरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर दे सकते हो, दूसरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर दे सकते हो। या तो कांस्टेंट प्रेशर पे होगी या कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगी। क्लियर हो गया? अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हुई तो उसको सीपी से डिनोट करेंगे, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी तो उसे सीवी से डिनोट करेंगे। दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, दोनों अलग अलग हीट लेंगे, टेम्परेचर दोनों 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करेंगे, टेम्परेचर में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का जो राइज इन टेम्परेचर होगा वो तो 1 डिग्री सेल्सियस का ही होगा, लेकिन जितनी हीट कांस्टेंट प्रेशर पे दोगे उतनी कांस्टेंट वॉल्यूम पर नहीं होगी, दोनों वैल्यू वाइज अलग अलग हीट देनी पड़ेगी। ये जो हीट ट्रांसफर होगी ना ये अलग अलग होगी। ये अब ये क्यों अलग अलग होगी ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में समझ में आएगा, ये यहां नहीं समझ में आएगा। यहां तो बस अपन को ये समझना है कि ये अलग अलग होंगी।
तो सीपी और सीवी दो टर्म्स होंगे जो 100% अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। जो सीपी की वैल्यू होगी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर आप ज्यादा हीट प्रोवाइड करोगे एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। व्हाई? क्योंकि जब कांस्टेंट प्रेशर पे तुम ज्यादा हीट प्रोवाइड करोगे तो वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, मतलब देयर विल बी सर्टेन हीट जो वॉल्यूम चेंज होने में भी कंट्रीब्यूट करेगी। क्योंकि वॉल्यूम अगर सिस्टम का चेंज हो रहा है, मान लो आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने ये आइडियल गैस भर दी, इस कंटेनर में आपने ये आइडियल गैस भर दी, ठीक है, इस कंटेनर में आपने ये आइडियल गैस भर दी आइडियल गैस। आपने इसको क्या करा, एक लिड लगा दी, बट चूंकि ये कांस्टेंट प्रेशर है तो तुम पिस्टन को मूव अभी होने दे सकते हो, मतलब ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और खास तौर से जब हीट करोगे तो ये ऊपर ही मूव करेगा, नीचे मूव नहीं करेगा, ये ऊपर ही मूव करेगा। अभी क्यों मूव करवा रहा हूं? क्योंकि मुझे प्रेशर कांस्टेंट रखना है, मैं सीपी देखना चाह रहा हूं। और जब कांस्टेंट प्रेशर रखूंगा तो ये जो लिड है, ये जो पिस्टन है, ये ऊपर जा सकता है, ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि अपना वॉल्यूम बदलेगा तभी प्रेशर कांस्टेंट रख पाएगा ये, ठीक है ना। कैसे? जैसे मान लो मैं इसको हीट कर रहा हूं, तो अगर मान लो तुम थोड़ी देर के लिए कि तुमने इसको ऊपर जाने नहीं दिया, तो अंदर ही अंदर गैस जो होंगी वो अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, क्योंकि तुम हीट दे रहे हो, तुम लगातार टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगी तो ये इसको धक्का देंगे। अब तुम धक्का देंगे मतलब फोर्स अपॉन एरिया बढ़ेगा, फोर्स अपॉन एरिया बोले तो प्रेशर बढ़ेगा, तो अंदर ही अंदर इस गैस का प्रेशर बढ़ेगा। अब तुम पिस्टन को अगर ऊपर नहीं मूव कराते हो तो फिर अंदर ही अंदर प्रेशर बढ़ता रहेगा, तो ये कांस्टेंट प्रेशर नहीं होगा, यहां तो प्रेशर बढ़ रहा है। अगर तुम चाहते हो कांस्टेंट प्रेशर हो तो फिर भैया पिस्टन को उड़ने दो हवा में, मतलब ऊपर उठने दो, क्योंकि ऊपर उठेगा तो प्रेशर वही मेंटेन रहेगा पुराना वाला। क्योंकि प्रेशर जैसे ही बढ़ा, पिस्टन बोला मैं सरक जाता हूं, प्रेशर फिर बढ़ा, पिस्टन बोला फिर मैं सरक जाता हूं, प्रेशर फिर बढ़ा, पिस्टन बोला फिर मैं ऊपर सरक जाता हूं। तो जितना वो ऊपर जाएगा उतना प्रेशर वापस से पुराना वाला ही आ जाएगा, मतलब फिर प्रेशर नहीं बदलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पिस्टन को मूव होने दो। तो यहां पर तुम जो हीट दोगे ताकि टेम्परेचर T से T+1 हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस का राइज हो जाए, तो वो हीट को आप कह दोगे CP, कांस्टेंट प्रेशर। अब चूंकि इस हीट को देने के दौरान पिस्टन ऊपर भी जा रहा है, मतलब ये सिस्टम जो आइडियल गैस का ये कुछ काम कर रहा है, क्योंकि पिस्टन ऊपर जा रहा है तो फोर्स लग रहा है, और फोर्स के कारण पिस्टन डिस्प्लेस हो रहा है। फोर्स लग रहा है, गैस फोर्स लगा रही है, तभी तो पिस्टन ऊपर जा रहा है, और पिस्टन ऊपर जा रहा है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, तो फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज कि सिस्टम कोई वर्क कर रहा है, बिकॉज वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक है, तो 100% पॉजिटिव वर्क है। तो मतलब ये जो सिस्टम है आइडियल गैस का, कांस्टेंट प्रेशर के टाइम पर चूंकि वॉल्यूम बदलेगा तो ये कुछ वर्क करेगा, ये पिस्टन ऊपर जाएगा, और पिस्टन ऊपर गया, मान लो पिस्टन यहां से यहां सरक गया, मान लो नई पोजीशन पिस्टन की अब ये हो गई, ये हो गई नई पोजीशन पिस्टन की, ठीक है। तो पिस्टन यहां ऊपर सरक गया, अब पिस्टन पहले V1 ये वॉल्यूम था, अब ये वॉल्यूम है V2, तो इतना वॉल्यूम चेंज करा, इतना डिस्प्लेसमेंट चला, तो इस दौरान सिस्टम ने कोई वर्क किया, इस दौरान वर्क किया। तो जो तुमने हीट दी है वो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर तो बढ़ाएगी, लेकिन साथ में वर्क भी करेगी। तो यहां पर उस हीट को दो काम करवा रहे हो, तो बोल रहे हो एक तो 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाओ, और फिर बोलते हो भैया वर्क करके दो। तो इसका मतलब 100% ये सीपी जो होगा ये सीवी से तो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सीवी में तो वर्क होगा ही नहीं ना, कांस्टेंट वॉल्यूम में, मतलब पिस्टन यहां था यहीं रहेगा, और यहीं रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो शून्य होगा। फोर्स में मान सकता हूं कि यहां से फोर्स जरूर लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो शून्य होगा, और भैया का डिस्प्लेसमेंट शून्य रहा तो फिर कोई वर्क ही नहीं होना। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट शून्य, कोई वर्क ही नहीं होना। तो इस कंडीशन पे सीवी के टाइम पर सिर्फ एक ही काम है। क्या काम है? चर्चा करते हैं उसकी। पहले तुम इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? तो वर्क डन जब यहां होगा तो यहां जो सीपी दिया जाएगा वो दो काम करेगा, एक टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाएगा और कुछ वर्क करेगा।
तो जाहिर तौर पे ये सीपी जो होगा सीवी से ज्यादा होगा, क्योंकि सीवी में तो कोई काम करना ही नहीं है ना, सीवी में तो सिर्फ 1 डिग्री राइज टेम्परेचर करना है, वहां पर वर्क डन 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, पिस्टन ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, और जब पिस्टन ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर इट विल बी 0, वर्क डन विल बी 0। तो सिर्फ वहां पर एक काम है कि 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को राइज किया जाएगा। तो ये डिफरेंस है दोनों सीपी और सीवी के बीच का, ये मेन डिफरेंस है दोनों सीपी और सीवी के बीच का। क्लियर हो गया? तो सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, और सीपी माइनस सीवी का जो रिलेशन है वो आर के बराबर होता है, यानी कि 2 कैलोरीज के बराबर होता है। तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर विच इज इक्वल टू 2 कैलोरीज। ये इवन हम प्रूफ करेंगे थर्मोडायनामिक्स में, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, दिस विल गोइंग टू प्रूव दिस इन थर्मोडायनामिक्स, proof of this will be in thermodynamics, proof of this will be in thermodynamics। तो इसको अपन थर्मोडायनेमिक्स में बकायदा प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहां पर बस अभी ये याद रखना है कि सीपी माइनस सीवी जो होता है वो आर के बराबर होता है, विच इज बेसिकली 2 कैलोरीज। तो 2 कैलोरीज के बराबर होगा, और सीपी माइनस सीवी जो होगा उसमें सीपी हमेशा बड़ा होगा, सीपी माइनस सीवी विल बी इक्वल टू आर, वेयर आर इज नथिंग बट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर जो है वो क्या है, हमारा एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो यहां पर जो आर होगा वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा, ये बात याद रखना है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा। क्लियर हो गई बात पूरे तरीके से, एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे, फिर इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। तो क्लियर हुआ ये वाली चीज, ठीक है। तो सीपी माइनस सीवी जो होता है वो आर होता है, यानी कि 2 कैलोरीज के बराबर होता है। नाउ अब यहां से सीपी और सीवी का रेशियो जो होगा वो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा देता है। वो इंपॉर्टेंट डेटा क्या है उसको हम समझते हैं। सीपी अपॉन सीवी का रेशियो जो देता है, क्या देखेंगे, फ्रॉम द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी वी गेट द आइडिया ऑफ द एटॉमिसिटी, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूलर गैस है वो कितनी एटॉमिसिटी की गैस है। एटॉमिसिटी बोले तो कितने एटम्स उस गैस के मॉलिक्यूल के अंदर हैं, इस बात की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, यानी कि हमें एटॉमिसिटी पता चलता है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स उसके मौजूद हैं उस गैस के अंदर, मॉलिक्यूल ऑफ गैस के अंदर। फॉर मोनोएटॉमिक सीपी की वैल्यू 5 कैलोरीज होती है और सीवी की वैल्यू 3 कैलोरीज होती है। तो देयरफॉर जो सीपी अपॉन सीवी होता है उसको हम सीपी अपॉन सीवी जो होता है उसको हम गामा से डिनोट करते हैं, दिस इज गामा। ये बेसिकली एक एडियाबेटिक रेशियो होता है। एडियाबेटिक रेशियो जो होता है गामा होता है, जिसको हम सीपी अपॉन सीवी का रेशियो मानते हैं, ठीक है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में इसका यूज होगा। कहते हैं जो पीवी गामा होता है वो कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में, तो वो हम चर्चा करेंगे। ये पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है, लेकिन इसमें जो गामा होता है वो रेशियो होता है सीपी अपॉन सीवी का। तो इट्स अ रेशियो ऑफ सीपी इज टू सीवी। सीपी अपॉन सीवी का रेशियो होता है कौन, गामा। तो सीपी अपॉन सीवी का रेशियो विल बी गामा। तो यहां पर गामा आएगा सीपी अपॉन सीवी का रेशियो। सो देयरफॉर सीपी की वैल्यू 5 कैलोरीज है, सीवी की वैल्यू जो है वो 3 कैलोरीज है, तो गामा जो हो जाएगा वो 5/3 हो जाएगा। गामा जो हो जाएगा वो 5/3 होगा, यानी कि 1.67 के बराबर आएगा। 5/3 यानी कि 1.67। तो ये हमेशा मोनो एटॉमिक गैस के लिए होगा, यानी कि कभी भी आप सीपी अपॉन सीवी का रेशियो यानी कि गामा की वैल्यू 1.66 1.67 के आसपास देखो तो आप समझ जाना ये कोई मोनो एटॉमिक गैस है। मतलब ये एक ऐसी गैस है जिसके पास सिर्फ एक सिंगल एटम है, सिंगल एटम है। लेकिन गामा अगर आपके पास डायटोमिक गैसेस के लिए होगा तो सीपी की वैल्यू 7 और सीवी की वैल्यू 5 हो जाएगी। सीपी की वैल्यू 7 और सीवी की वैल्यू 5 होगी, तो इट विल बिकम 7/5 एंड 7/5 इज कॉल्ड एज 1.40 इज बेसिकली 1.40। तो गामा अगर 1.40 हुआ तो ये डायटोमिक गैस होगी। डायटोमिक गैस मतलब इसके पास 2 एटम होंगे, तो इस पर्टिकुलर गैस के पास 2 एटम होंगे, तो यहां पर डायटोमिक गैस होगी हमारे पास अगर 1.4 हुआ तो 7/5। ट्राइटोमिक गैस हुई तो सीपी की वैल्यू 8, सीवी की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो द रेशियो विल बी 8/6। 8/6 मींस 1.33। तो गामा और कम होता जाएगा, तो गामा जो होगा वो 1.33 हो जाएगा। सीपी उसमें 8 होगा, सीवी उसमें 6 होगा। अब सीपी अपॉन सीवी के रेशियो से फिर हमें यह पता चल सकता है कि कौन सी गैस कितने एटम्स अपने अंदर रखती है। मतलब हम जैसे कहते हैं ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो उसका डायटोमिक उसका जो सीपी अपॉन सीवी का रेशियो होगा वो 100% 1.4 होगा।
N2 का 1.4 होगा। लेकिन हीलियम गैस अकेली गैस है हीलियम, तो हीलियम का जो CP/CV का रेशियो होगा वो सिर्फ वो होगा 5/3 1.66। कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 में कितने एटम्स है? 3, कार्बन ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 3 एटम है CO2 में, तो उसका CP/CV का रेशियो यानी कि गामा की वैल्यू 1.33 हो गई। CP/CV के रेशियो से हमें एटॉमिसिटी पता चलती है, दैट्स इट। नंबर ऑफ एटम्स हमें पता चलते हैं और इसको हम गामा से डिनोट करते हैं, CP/CV। गामा जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है बेसिकली, उसको पॉइजन्स रेशियो में भी हम कई बार यूज करते हैं, बट वो चीज अलग हो गई। बस CP/CV में जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड एज गामा। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस पार्ट का। ठीक है, इसी में अगर हम आगे और देखें तो फॉर एग्जांपल गामा वैल्यूज फॉर हीलियम, O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड अभी मैंने डिस्कस किया। तो गामा वैल्यूज फॉर हीलियम, यहां पर अपन एक काम करते हैं, यहां पर गैसेस लिखते हैं, यहां पर उसकी गामा वैल्यूज लिखते हैं जो CP/CV से कैलकुलेट हुआ है, और यहां एटॉमिसिटी लिखते हैं यानी कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। तो ये एटॉमिसिटी हो जाएगी। यहां पर देखिए गैसेस कौन सी है, सपोज करो हीलियम, इट्स अ मोनोएटॉमिक गैस, हीलियम मोनोएटॉमिक गैस होगी ये यहां पर। ठीक है, गामा कितना आएगा इसका, CP/CV अगर निकालेंगे तो CP की वैल्यू आ जाएगी 5, CV की वैल्यू आ जाएगी 3, सो इट विल बिकम 5/3 और 5/3 इज बेसिकली 1.67, तो ये 1.67 आएगा और इसमें एटम कितने हैं 1, तो एटॉमिसिटी विल बी 1, तो इसकी एटॉमिसिटी 1 हो जाएगी, इसकी एटॉमिसिटी विल कम आउट टू बी 1। फिर हमारे पास दूसरी गैस है ऑक्सीजन O2, डायटोमिक है, 2 एटम्स दिख रहे हैं, CP की वैल्यू विल बी, वैसे CP की वैल्यू से निकालेंगे, इसका CP 7, CV की वैल्यू 5, CP/CV इक्वल टू 7/5, 7/5 इज 1.40, तो इट विल बिकम 1.40 और इसमें जो एटॉमिसिटी आएगी वो कितनी आएगी 2, सो दिस टाइम द एटॉमिसिटी विल बी इक्वल टू 2। 2 एटम है ना ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन गैस के अंदर 2 एटम है, O और O, 2 ऑक्सीजन एटम्स है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, we have 3 atoms, CO2 3 atoms, तो इसका जो गामा होगा CP/CV, CP की वैल्यू इसके लिए 8, CV की वैल्यू इसके लिए 6, तो 8/6 कर देंगे तो you will get 1.33 एंड नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 3, तो दिस विल बी एटॉमिसिटी इक्वल टू 3। तो ये आपको अलग अलग एटॉमिसिटी मिलेगी इन सब की। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज डिफरेंट एटॉमिसिटी, 1, 2 और 3, एक एटम, 2 एटम और ये 3 एटम, ये एटॉमिसिटी देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? तो ये एक सिंपल मोलार हीट कैपेसिटी के टर्म्स में हमने बात करी है, जिसमें हमने ये देखा है कि एक मोल को जितनी भी आप हीट दोगे, ताकि उस एक मोल आइडियल गैस को जितनी भी आप हीट दोगे ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से राइज हो जाए, वो मोलार हीट कैपेसिटी होती है। लेकिन फिर हमने देखा कि भैया ये जो मोलार हीट कैपेसिटी होती है ये हम 2 तरीके से दे सकते हैं, एक या तो कांस्टेंट प्रेशर पे दे सकते हैं, दूसरा यही चीज हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर दे सकते हैं। अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर पे दी तो इट विल बी कॉल्ड एज CP, अगर हमने इसी चीज को कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया तो इसको हम कह देंगे CV। फिर हमने ये भी देखा कि जो CP होगा ये हमेशा CV से बड़ा होगा और CP और CV का जो डिफरेंस होगा वो R के बराबर होगा, वेयर R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कैलोरी में 2 कैलोरीज के बराबर होता है, तो वो 2 के बराबर आएगा। फिर हमने ये भी कहा कि जो CP/CV का रेशियो होता है CP/CV, उसको हम गामा कहते हैं और वो रेशियो हमें बताता है कि कोई भी गैस जो है उसकी एटॉमिसिटी क्या है। बोले तो उसके अंदर एटम्स की संख्या कितनी है उस मॉलिक्यूल ऑफ गैस के अंदर, एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस के अंदर कितने एटम्स हैं। तो हमने कहा अगर CP/CV का रेशियो 1.67 आया तो एक एटम है, एटॉमिसिटी 1 है। हीलियम इसके लिए होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है और भी गैसेस होती हैं। लेकिन अगर CP/CV का रेशियो 1.40 आया, 1.40 कब आता है जब CP जो होता है 7 होता है और CV जो होता है 5 होता है, तो 7/5 इज 1.4, तो एटॉमिसिटी 2 आएगी। तो O2, H2, N2 इन सब के एटॉमिसिटी जो आती है वो 2 आती है। लेकिन अगर CP की वैल्यू 8 है और CV की वैल्यू 6, तो 8/6 जो आएगा वो आपका 1.33 आएगा,
गामा 1.33 आया तो मतलब मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स हैं, यानी कि एटॉमिसिटी 3 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरली, सल्फर डाइऑक्साइड, वो सब इन्हीं कैटेगरी में आती है। तो ये एटॉमिसिटी है। तो Cp अपॉन Cv से हमें एटॉमिसिटी का आइडिया लगता है। और Cp और Cv क्या है? मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp और मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार इसका। ओके, तो यहां पर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया Cp और Cv का। तो ये था पूरी बात Cp और Cv को लेकर। और इसको और डिटेल में हम लोग जो पढ़ने वाले वो हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स नाम के चैप्टर में। वहां बकायदा डेरिवेशन करेंगे, Cp माइनस Cv इक्वल टू R को प्रूफ करेंगे, कैसे आया, Cp अपॉन Cv गामा के बराबर क्यों होता है, गामा होता क्या है, इन सब की हम चर्चा करेंगे थर्मोडायनामिक्स में। लेकिन चूंकि आइडियल गैस से जुड़ा हुआ टर्म था, इसलिए यहां पर इसको हमने एक ब्रीफ किया है। बाकी अगर YouTube पर कोई आप लेक्चर मिस आउट कर रहे हो, या आपको कई बार ऐसा होता है कि YouTube पर इतना सारा डेटा अवेलेबल है कि हमें समझ नहीं आता कि अब कब कौन सा कहां से वीडियो स्टार्ट करें और कहां पर कौन से वीडियो से खत्म करें हम लेक्चर। क्योंकि जैसे हम YouTube पर सर्च करते हैं कोई टॉपिक, तो उस टॉपिक के भटेरों वीडियोस हमें मिल जाते हैं। उनमें से एक वीडियो हमने प्ले भी कर लिया, हमें समझ में भी आ जाता है, लेकिन हमें यह नहीं समझ आता उसके बाद कि अब इससे के बाद, इस वीडियो के बाद कौन सा अगला वीडियो पढ़े, मतलब इससे कनेक्टेड टॉपिक कौन सा, या इस टॉपिक से पहले कौन सा टॉपिक पढ़ के आना था। ये YouTube पर समझ में नहीं आता। और जब ये नहीं मिलता YouTube पर, तो हमारा पढ़ाई से कनेक्शन खत्म होता है। क्योंकि हमारी पढ़ाई में इंटरेस्ट कब डेवलप होता है? जब हमें चीजें सीक्वेंस में मिले, कनेक्टेड मिले। ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा। जैसे कोई थ्योरी आपने पढ़ी, तो अब इस थ्योरी के क्वेश्चंस तुम्हें लगाने चाहिए। तो तुम्हारे पास वो YouTube पर कोई वीडियो नहीं है जिसमें क्वेश्चंस आप देख सको, या आपको ढूंढना पड़ सकता है, लेकिन वो खुद से आपको नहीं मिलेगा कि ये इस टॉपिक का वीडियो है, अब आप इसके क्वेश्चंस लगाओ। या कोई शीट हमें नहीं मिलेगी YouTube पर। तो इन सभी इन सभी चीजों, इन सभी समस्याओं का समाधान एक है। सबसे बेहतर तरीका कि आप वेबसाइट पर आकर लेक्चर्स देखो। जब आप वेबसाइट पर आओगे magnetbrains.com, तो यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा। जिस सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूं टॉपिक के, वो पूरे टॉपिक के सीक्वेंस भैया आपको मिलेंगे। साथ में अगर आपने थ्योरी कहीं पढ़ी है तो उसके क्वेश्चंस भी आपको यहीं मिल जाएंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। काम बड़ा आसान है। आपको वेबसाइट पर जाना है, आपको होम पेज पर कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पर सबसे पहले कैटेगरीज दिखेंगी एग्जाम की। अगर आप 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो K-12 में जाओ। अगर आप IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हो तो यहीं IIT JEE नीट का सेगमेंट है, उस पर जाओगे, आपको सभी फैकल्टीज के कोर्सेज दिखेंगे। आप वॉच नाउ पे जाओगे, आपको मेरा कोर्स देखना है अगर केमिस्ट्री का, तो वॉच नाउ पर जाओगे, आपको यहाँ पर पूरे 11th क्लास के चैप्टर का सीक्वेंस मिलेगा। 11th केमिस्ट्री पे जाओगे तो आपको पूरा सीक्वेंस मिलेगा। चैप्टर के बाद आप चैप्टर के साइड में एक प्लस का बटन है, जैसे ही क्लिक करोगे पूरा टॉपिक का सीक्वेंस आएगा जिसकी मैं बात कर रहा था। पहला टॉपिक ये है, फिर ये है, फिर ये है, पूरे टॉपिक सीक्वेंस में आपको दिए। कहीं भटकना नहीं है कि कौन कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, सब सीक्वेंस में आपको अरेंज करके दिया है। ड्यूरेशन दिया है सो दैट आप टाइम टेबल को फॉलो कर सको। अपने एक टाइम टेबल प्रॉपर बनाओ कि आज शाम को मैं 2 लेक्चर ये देखूंगा, कल मैं 1 लेक्चर ये देखूंगा, कल मैं ये वाली शीट सॉल्व करूंगा। प्रॉपर टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करो। और शीट भी देखो यहीं मिलेगी। ये जो PDF का आपको आइकन दिख रहा है, ये वो शीट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। यहीं पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बस आपको शीट को डाउनलोड कर लेना है। यहीं पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस लगाने। अगर शीट में कोई क्वेश्चन ना बने या कोई डाउट आए तो जस्ट उसके नीचे वीडियो सोल्यूशन है शीट का। आपको तुरंत शीट का नीचे वीडियो सोल्यूशन दिखाई देगा। आपको बिल्कुल कहीं नहीं भटकना भाई। और वीडियो की बात करें तो एकदम हाई क्वालिटी का वीडियो स्ट्रीम होगा। जैसा आप YouTube पर देखते हो वैसी स्ट्रीम होगा। अगर इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया है तो बिल्कुल बिना किसी रुकावट के, बिना बफरिंग के वीडियो स्ट्रीम होगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो कोई सब्सक्रिप्शन बोलेंगे बाय करने को, कोई पैकेज खरीदने को बोलेंगे, कोई कूपन कोड देंगे जिससे डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल है जो 100% फ्री एजुकेशन आपको देता है। तो कोई प्रीमियम पैकेज नहीं लेना, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। 100% ये वीडियो बिल्कुल फ्री है। इसके साथ सारे वीडियोस आपके फ्री हैं। वो जो शीट मैंने दी है वो फ्री में डाउनलोड हो जाएगी। कोई पैसा कहीं नहीं खर्च करना। मतलब कहने को जो किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलता, उससे ज्यादा चीजें मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। और 100% फ्री, ऐसा नहीं कि 1-2-4 चैप्टर फ्री हैं बाकी चीज का आपको पैसा देना है, नहीं, 100% पूरा सिलेबस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको पता है यूट्यूब चैनल IIT JEE और नीट का जो चैनल है वहां पर IIT JEE की तैयारी तो चली रही है। IIT JEE के लेक्चर्स तो आपको मिल रहे हैं, केमिस्ट्री तो मेरे से मिल ही रहा है, फिजिक्स मिल रहा है, मैथ्स मिल रहा है। अब नीट की तैयारी भी उतनी शिद्दत से हो रही है। तो नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री, नीट बायोलॉजी के भी एक्सक्लूसिव लेक्चर्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा रिकॉर्ड करके।
और ताकि आपकी पढ़ाई को बेहतर कर सके। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जेईई की तैयारी कर रहे हो, उद्देश्य ये है कि आपका सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन जो होगा वो आपको मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट के चैनल से ही होने वाला है। तो जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स हो जो यूट्यूब पर कोई ऐसे चैनल ढूंढ रहे हैं जहां पर आईआईटी जेईई और नीट की कंप्लीट तैयारी कराई जाए, कंप्लीट तैयारी मतलब क्वालिटी नोट्स मिले, क्वालिटी लेक्चर्स मिले, कंसिस्टेंट लेक्चर्स मिले, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आधे तो यूट्यूब चैनल ऐसे हैं कि लेक्चर्स एक बार अपलोड किया, अगला वीडियो 2-3 महीने बाद अपलोड करते हैं। लगातार वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स पर अपलोड होते हैं। साथ में आपको शीट मिले यहां पर, ऐसा नहीं थ्योरी पढ़ाएं, शीट ना कराए, क्वेश्चन ना कराए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आईआईटी नीट क्रैक नहीं होगा। आपको क्वेश्चन कराना जरूरी है। तो मैग्नेट ब्रेन्स पर हर टॉपिक के बाद आपको डीपीपी मिलता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। साथ ही अगर वो सोचें कि हमें कोई लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिले, टेस्ट सीरीज मिले, कोई एक ऐसा चैनल मिल जाए जो कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन हो हमारी तैयारी का, तो उनके साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। यूट्यूब चैनल का ये वीडियो शेयर कर दें या इस चैनल का लिंक शेयर कर दें, आप शेयर कर दें और उनको बोलें इसको सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।